अभी हम महाराष्ट्र से चले आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गौ प्रतिष्ठा ध्वज आज स्थापित हुआ है। और बाकी प्रदेशों से वहाँ का ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज अलग था, क्योंकि बाकी जगह अभी गौ को वो प्रतिष्ठा नहीं मिली है। और महाराष्ट्र में पहले से ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने वो प्रतिष्ठा, जिसकी हम सब मांग कर रहे हैं, पहले से वहाँ पर प्रदान कर रखी है। ऐसे महाराष्ट्र में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके अब हम गुजरात आ रहे हैं। एक मराठी व्यक्ति हमारे साथ अभी आए हमको पहुंचाने के लिए, फिर यहाँ से वापस गए। रास्ते में वो कह रहे थे, महाराज आप तो राष्ट्र माता मांगने चले थे और हमने तो महाराष्ट्र माता कर दिया। अब आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की? अब तो आपका जितना आप मांग रहे थे उससे बड़ा काम हो गया। हमने कहा नहीं, बड़ा काम नहीं हुआ। महाराष्ट्र आपके राज्य का नाम है, भले उसमें महाशब्द लगा है, लेकिन राष्ट्र की जब बात आएगी तो राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र समा जाएगा। लेकिन बंधु, जहां तुम हमको पहुंचाने चल रहे हो गुजरात, वो गुजरात में हमको ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। बोले कैसे? हमने कहा गुजरात सकते हैं और करवा भी सकते हैं पूरी, अगर वहां के नेता चाह लें तो। लेकिन इस समय पूरे भारत देश में अगर राज किसी का है तो गुजरात का है। इसलिए गुजरात से ही राज्य माता भी बनाई जा सकती है गाय, और गुजरात से ही इस समय राष्ट्र माता भी बनाई जा सकती है। जो गुजरात ये इच्छा कर ले कि हमको ये करना है तो विलंब नहीं लग सकता। आज पूरे देश में गुजरात की जो स्थिति है वो केवल एक प्रदेश की नहीं है। आज गुजरात का राज्य पूरे देश में चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि सब कुछ ठीक चलाते हैं, लेकिन जब हमारे हृदय की आस्था की बात आती है तो फिर ऐसा विपरीत होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाय, हम उसको राष्ट्र माता मांग रहे हैं कि उसको राष्ट्र माता कहो। आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि राष्ट्र माता क्यों कहना चाहते हैं, क्या जरूरत है कहने की? क्या किसी को कुछ कह देंगे तो बदलाव हो जाएगा? राष्ट्र माता क्यों कहना है? और राष्ट्र माता कहने से सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि आपके जो पूर्वज थे, आप अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए, उन्होंने गाय को विश्व माता कहा है। राष्ट्र माता क्या बात है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्वनी माता छे। केवल भारतनी माता નથી, એ આખા એ વિશ્વની માતા છે। ये जे आखा ये विश्वनी माता छे एने आप भारतनी माता कहेवा मांगो छो? ये एनु सम्मान छे? सम्मानमा વધારો છે કે ઘટાડો છે? એટલે તમે લોકો જે રાષ્ટ્ર માતાની માંગણી કરી રહ્યા છો એ સાચી નથી। એ તો વિશ્વ માતા છે, એ વિશ્વ માતા રૂપે રહેવી જોઈએ એવું પણ કહે છે લોકો। હવે આપણે શું કરવું જોઈએ? આ રાષ્ટ્ર માતાની આપણી માંગણી આપણે ચાલુ રાખવી જોઈએ કે પડતી મૂકવી જોઈએ? ચાલુ રાખવી જોઈએ એવું બધા લોકો કહે છે। કેમ કે એક બાજુએ તમે વિશ્વની માતા એને કહો છો
અને પોતાના દેશની માતા તમે કરી શકતા નથી, પછી વિશ્વની માતા કેમ કરશો? પહેલા તમારે તમારા ઘરથી શરૂઆત કરવી પડશે, પોતાની જાતથી શરૂઆત કરવી પડશે. એટલે સૌથી પહેલા આપણે જે કરવાનું છે એવું હું તમને કહું છું. સૌથી પહેલા અહીંયા જે લોકો ઉપસ્થિત છે, જો એ લોકોના મનમાં સ્પષ્ટતાથી આ વાત આવી ગઈ હોય કે ગાય અમારી માતા છે, એ વિશ્વની માતા છે, તો જ્યારે થશે વિશ્વની માતા ત્યારે, જ્યારે થશે રાષ્ટ્રની માતા ત્યારે, જ્યારે થશે રાજ્યની માતા ત્યારે, અત્યારે આપણે ઉદ્ઘોષ કરવાની જરૂર છે કે ગાય મારી માતા છે. એવું કહેવા કોણ તૈયાર છે? જે લોકો એ કહેવા તૈયાર હોય, પોતાનું હાથ ઊંચી કરીને આમ એવા સ્વરમાં બોલો કે જ્યાં સુધી કોઈ સાંભળતું હોય ત્યાં સુધી એને સંભળાઈ જાય. અને અમારો ઉદ્ઘોષ ગાય મારી માતા છે, આ પહેલો ઉદ્ઘોષ છે અમારો. તમે પણ એ ઉદ્ઘોષ કરો. गाय हमारी माता है आपकी, गाय मारी माता છે તમારી. હા, જો મારી પણ માતા છે અને તમારી પણ માતા છે. એટલે હવે શું થયું? જ્યારે હું કહું છું કે મારી માતા છે ગાય, અને જ્યારે તમે કહો છો કે તમારી માતા છે ગાય, ત્યારે થાય છે શું? ત્યારે એ થાય છે કે તમે મારા ભાઈ થઈ જાઓ છો, તમે અમારી બહેન થઈ જાઓ છો. બે લોકો પરસ્પર ભાઈ ભાઈ અને ભાઈ બહેન કેમ થઈ જાય છે? એમની માતા એક હોય છે. જેની માતા એક નથી હોતી તેઓ ક્યારે પણ પરસ્પર ભાઈ ભાઈ કે ભાઈ બહેન બની શકતા નથી. કે બની શકે છે? તમે કહો. જેની માતા એક ના હોય એ પોતે પરસ્પર ભાઈ ભાઈ થઈ શકે, ભાઈ બહેન થઈ શકે. અને જેની માતા એક હોય તે ભાઈ ભાઈ છે, ભાઈ બહેન છે. એટલે જ્યારે તમે કહો છો કે તમારી માતા છે ગાય, અને જ્યારે હું કહું છું કે મારી માતા છે ગાય, ત્યારે આપણી વચ્ચે એક સંબંધ વિકસિત થઈ જાય છે. અને ત્યારે હું સંબોધન તમને કરી શકું છું, મારા પ્યારા ભાઈઓ અને પ્યારી બહેનો. એ સિવાય આવું સંબોધન કરી શકે કોઈ? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों कहने के लिए पहले माता कॉमन करो. अगर माता कॉमन नहीं है तो तुम्हारा संबोधन तुमको मुबारक, हमको स्वीकार नहीं है. बंधुओं, शास्त्र की बात, वेद की बात, पुराण की बात और इतिहास की, आपके पूर्वजों की बात आप पहले से जानते हो. आज हम उसको नहीं बताएंगे. आज हम आपको वो बात कहना चाहेंगे जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है. और वो बात है एक किताब की. हमारे नेताओं से जब हम कहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटाओ, गाय को माता के रूप में संबोधित करो, तो हमारे नेता कहते हैं क्या करें, चाहते तो हम भी हैं, लेकिन संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं. संविधान का हवाला दिया जाता है कि हमारे भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते. यही तो बात है. आखिर कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द हमको संविधान में कहीं मिला ही नहीं. रिकॉर्डिंग पर कह रहे हैं. अगर कोई दिखाएगा बाद में तो हम माफी मांग लेंगे. लेकिन भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं. हमने कहा भाई इसमें तो नहीं है. तो एक नेताजी संविधान लेकर के आ गए और संविधान की प्रस्तावना खोल करके दिखाने लगे. प्रियम्बल
हर किताब में प्रस्तावना होती है, और आज भी हमारे संविधान में यह शब्द नहीं है। इसलिए जो नेता हमको कहते हैं कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो समझ लो कि हमको सही बात नहीं बताते हैं। भारत का संविधान बिल्कुल हमारी भावनाओं के अनुरूप है, और भारत के संविधान में धारा 25 जोड़ी गई है, उसी के साथ 26, 27, 28 पढ़ी जा सकती है। भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि भारत के नागरिकों को अपने धर्म के पालन की पूरी आजादी दी जाती है। कोई शर्त नहीं है, कोई रोक नहीं है, अपवाद के लिए भी कोई रोक नहीं है। तो जब भारत का संविधान हमको पूर्ण रूप से हमारे धर्म का पालन करने की आजादी देता है, तो फिर हमारी जो पूजनीय गाय है उसको मारने की अनुमति कैसे दी जाती है भारत के संविधान के अंतर्गत? यही हम अपने नेताओं से, हर पार्टी के नेता से पूछना चाहते हैं। आइए, बताइए। और इतना ही नहीं बंधुओं, भारत के संविधान की धारा 48 उसको पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि भारत गोवंश का संवर्धन करेगा। यह भारत का संविधान कह रहा है, भारत गोवंश का संवर्धन करेगा। तो भारत गौवंश का संवर्धन करेगा, अगर भारत का संविधान यह कहता है, तो काट काट करके उसके मांस के बोटी बोटी करके, टुकड़े टुकड़े बना करके, उसको पैकेट में पैक करके, उसको डॉलर के लिए विदेशियों को बेचने से कैसे संवर्धन होता है? कोई खड़ा हो करके, कोई पार्टी का नेता हमको बताए कि काट काट करके किसी चीज को बेचने से उसका संवर्धन कैसे होता है। बताओ, आपका संवर्धन करने का हम जिम्मा ले लें और उसके बाद आपको काट काट करके बेचने लगे, आपको मंजूर है? એવું થઈ શકે છે? જેનું સંવર્ધન કરવાનું હોય એને આપણે કાપી કાપીને વેચી શકીએ છીએ, અને જો કાપી કાપીને વેચતા હોઈએ તો સંવર્ધનની વાતને ટકાવો મળે છે? भारत का संविधान गाय माता के पक्ष में खड़ा है, लेकिन भारत के संविधान की शपथ लेकर के जिन लोगों ने भी आज तक 78 साल से सरकारें चलाई हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, किसी ने संविधान के साथ न्याय नहीं किया है, बल्कि अन्याय किया है। और वो अन्याय गायों के साथ हुआ है, हमारी गाय माता के साथ हुआ है, और गाय माता के हम बछड़े बछड़ियों के साथ हुआ है। આપણે જ્યારે ગાયની વાત કરતા હોઈએ છે ત્યારે આપણે વાછરડા અને વાછરડીની માફક વિચાર કરીએ છીએ કે ગાય માતા છે, અને ગાય જો અમારી માતા હોય તો અમે પણ એમના વાછરડા છીએ। આ રાજાભાઈ બેઠા છે આવીને, તમે ગાયની પાસે જાઓ તો પોતાને વાછરડાની ફિલિંગ આવે છે કે નથી આવતી? આવે છે। हाँ, तो अमे पण ज्यारे गायनी बात करीए छे अने गायने माता कहीए छे त्यारे आपणे पण वाछरडा अने वाछरडीओ होईए छे। आपणी साथे छल थई रह्यो छे। बंधुओं, इतना ही नहीं, समय कम है, नहीं तो हम और विस्तार से आपको बताते। हम आपको भारत का राज चिन्ह दिखाना चाहते हैं। शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर के सरकार चलाने वाले नेताओं के सामने, मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्रियों के सामने, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ये देखिए हमारे सामने हाथ में ये भारत का राज चिन्ह है। ये पूरा नहीं है, ये नीचे से लेकर यहां तक ये अशोक स्तंभ है। इसी अशोक स्तंभ के ऊपर, जहां से हमने पकड़ लिया, इसके ऊपर जितना भाग दिखाई दे रहा है, इसी को भारत ने अपने राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। इसमें 4 शेर बने हुए हैं, चारों तरफ मुंह करके खड़े हैं, पीठ सबकी आपस में सटी हुई है। इसको कहते हैं ये भारत का राज चिन्ह है। जब इसको कागज में छापते हैं तो एक शेर दिखना बंद हो जाता है, केवल 3 शेर दिखाई देते हैं। ये देखिए चित्र में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चित्र है, ये भारत का राज चिन्ह है। इसमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं।
कहते हैं यही तीन स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीन भारत के अंग हैं, उनके ये तीन शेर प्रतीक हैं। ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, ये किसके ऊपर खड़ी है, इसका आधार क्या है? तो आप देखेंगे कि इसी चिन्ह में एक चबूतरा बना हुआ है। उसी चबूतरे पे ये तीनों शेर खड़े होकर के हमको दिखाई दे रहे हैं। और इस चबूतरे में क्या विशेषता है? इस चबूतरे में विशेषता यह है कि इसमें 4 चिन्ह बने हुए हैं। आप लोग ध्यान से देखना, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण हमको बरगलाया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता की बात कह करके संविधान दिखाया जा रहा है और गौ माता के प्रति और गौ माता के प्रति भक्ति आस्था रखने वाले हम लोगों के प्रति अत्याचार किया जा रहा है। ये जो भारत का राज चिन्ह है, इसके नीचे ये गोल चबूतरा है, इसमें 4 आकृतियां हैं। 4 आकृतियां कौन सी हैं? एक इसमें सिंह है, एक इसमें हाथी है, एक इसमें घोड़ा है और एक इसमें बैल है। 4 आकृतियां हैं। और इन 4 आकृतियों में भी जब इसको छापा जाता है तो 2 पीछे छिप जाती है, 2 ही दिखती है। तो जब ये छापा गया होगा, स्वीकृत किया गया होगा संसद में, तो विचार हुआ होगा कि 4 में से 2 किसको छिपा दें, किसको 2 को आगे रखें। माने जो ज्यादा प्रमुख लगे होंगे उन 2 को आगे रखा गया होगा, जो कम प्रमुख लगे होंगे उनको पीछे रखा गया होगा। तो जो कम प्रमुख लगे वो हाथी और शेर, उनको पीछे कर दिया गया। अब घोड़ा और बैल दोनों आगे आ गए। इसमें देखिए, यहां घोड़ा है, यहां पर बैल है, ये राज चिन्ह में अंकित हैं। और इनमें भी दोनों में कौन प्रमुख है? तो हमारे यहां परंपरा यह है कि जिसको दाहिने रखा जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो भारत के राज चिन्ह में जो नीचे अशोक चक्र है, उसके दाहिने हमारा वृषभ अंकित है। इसका मतलब है कि इन 4 में से वृषभ सबसे प्रमुख है। भारत के राज चिन्ह में जिसको सर्व प्रमुख स्थान दिया गया, उस वृषभ को बोटी बोटी काट करके बेच रहे हो और अपने आप को भारत का रखवाला कहते हो। शर्म करो, उतर जाओ गद्दी से अगर थोड़ा भी शर्म बाकी है तो। ढोंग करना बंद करो, ये पाखंड नहीं चलेगा। अगर आप भारत के राज चिन्ह को अपना प्रतीक मानते हो, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का लोकसभा अध्यक्ष, भारत के सभी मंत्री, जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जितने IAS PCS हैं, सबके लेटर हेड में जो भी आदेश निकलेगा ऊपर भारत का राज चिन्ह छापा है। उसी राज चिन्ह से पढ़ करके हम लोग मान लेते हैं। उस राज चिन्ह में जिस अंकित किया गया है, उसकी बोटी बोटी किस आधार पर कर रहे हो, पहले इसका जवाब दो, उसके बाद तुमको शासन करने का अधिकार मिल सकता है। यह हो रहा है बंधुओं, क्या यह सही है? और क्या इसको स्वीकार करना चाहिए? क्या भारत के नागरिक होने के नाते भारत के राज चिन्ह का सम्मान करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है? तो भारत के राज चिन्ह की, उसके सम्मान की रक्षा करने का दायित्व अगर आपका और हमारा है, तो उसी का उपयोग दिन रात करने वाले इन नेताओं ने उसको कैसे भुला दिया है? इसलिए भुला दिया है क्योंकि आप इन सब चीजों पे ध्यान देते ही नहीं हो। आप तो जात की बात पे, आप तो भाई बंद की बात पे, आप तो जाने कौन कौन सी दूसरी बात पे, आप तो इस पर, आप तो इस पर, जाने किस किस पर वोट दे रहे हो। और इसीलिए उनके गुजरात में आकर के पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सच बताओ, आप गाय के पूजक हो कि गाय के काटने वाले कसाई हो? साफ करो ये बात। अगर आप कसाई हो
तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कसाई मान करके आपके साथ व्यवहार तो कम से कम शुरू कर सकते हैं। आप बता दो, कसाई बहुत हैं देश में जिन्होंने अपने आप को कसाई घोषित कर रखा है, जो फांसी की सजा होती है के ऊपर, जहां से हमने पकड़ लिया इसके ऊपर जितना भाग दिखाई दे रहा है, इसी को भारत ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। इसमें 4 शेर बने हुए हैं, चारों तरफ मुंह करके खड़े हैं, पीठ सबकी आपस में सटी हुई है। इसको कहते हैं ये भारत का राज्य चिन्ह है। जब इसको कागज में छापते हैं तो एक शेर दिखना बंद हो जाता है, केवल 3 शेर दिखाई देते हैं। ये देखिए चित्र में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये चित्र है, ये भारत का राज्य चिन्ह है। इसमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं यही 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये 3 भारत के अंग हैं, उनके ये 3 शेर प्रतीक हैं। ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, ये किसके ऊपर खड़ी है, इसका आधार क्या है? तो आप देखेंगे कि इसी चिन्ह में एक चबूतरा बना हुआ है। उसी चबूतरे पे ये तीनों शेर खड़े होकर के हमको दिखाई दे रहे हैं। और इस चबूतरे में क्या विशेषता है? इस चबूतरे में विशेषता ये है, इसमें 4 चिन्ह बने हुए हैं। आप लोग ध्यान से देखना, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण हमको बरगलाया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता की बात कह करके संविधान दिखाया जा रहा है, और गौ माता के प्रति और गौ माता के प्रति भक्ति आस्था रखने वाले हम लोगों के प्रति अत्याचार किया जा रहा है। ये जो भारत का राज्य चिन्ह है, इसके नीचे एक गोल चबूतरा है, इसमें 4 आकृतियां हैं। 4 आकृतियां कौन सी है? एक इसमें सिंह है, एक इसमें हाथी है, एक इसमें घोड़ा है और एक इसमें बैल है। 4 आकृतियां हैं। और इन 4 आकृतियों में भी जब इसको छापा जाता है तो 2 पीछे छिप जाती है, 2 ही दिखती है। तो जब ये छापा गया होगा, स्वीकृत किया गया होगा संसद में, तो विचार हुआ होगा कि 4 में से 2 किसको छिपा दें, किसको 2 को आगे रखें। माने जो ज्यादा प्रमुख लगे होंगे उन 2 को आगे रखा गया होगा, जो कम प्रमुख लगे होंगे उनको पीछे रखा गया होगा। तो जो कम प्रमुख लगे तो उसको लेकर के जाना चाहिए। कितना अच्छा निर्णय था कि नहीं? अच्छा निर्णय हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जब भारत के प्रधानमंत्री जी वो छड़ी, वो सिंगोल, वो राजदंड, वो राज चिन्ह लेकर के चले, तो उन्होंने अपने आगे उसको रखा था। जब ऐसे करके हम प्रवेश करेंगे तो कमरे में पहले हम प्रवेश करेंगे कि वो छड़ी पहले छड़ी प्रवेश करेगी। इसका मतलब कि पहले सिंगोल ने प्रवेश किया, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया। इतना बड़ा सम्मान उस सिंगोल को दिया गया। बंधुओं, अब उस सिंगोल का इतना बड़ा सम्मान तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, ये चित्र देख लीजिए, ये किसी और का नहीं है, उसी सिंगोल का चित्र है। नीचे तो लकड़ी है छड़ी, उसके ऊपर का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसका मुठिया है गोल, और इस मुठिया के ऊपर देखिए ये कमल बना हुआ है। उस कमल के ऊपर एक आकृति बैठाई गई। जो लोग दूर हैं वो नहीं देख सकेंगे। हम बताना चाहेंगे कि उस सिंगोल के ऊपर बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ कमल के ऊपर आपकी मां गौ माता को बैठाया गया है। और ऐसे नहीं बैठा दिया है कि बैठ, अलंकारों से उनको सजाया गया है, डेकोरेटेड है। कसाई कढ़ाई की हुई सोने के चांदी का काम किया हुआ शाल उनको ओढ़ाया गया है, सोने चांदी के मालाएं उनको पहनाई गई हैं, और उनकी सींगों में सोना मढ़ा गया। इसका मतलब बड़े सम्मान के साथ उनको इसके ऊपर बैठाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जब भारत की नई संसद में प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ा सम्मान किसको देते हैं? गौ माता को। ये
इतिहास हो चुकी बात, अब इसको वो भी स्वयं भी बदल नहीं सकते। तो जब आप भारत की संसद में प्रवेश करते समय गौ माता को इतना बड़ा सम्मान देते हो नरेंद्र भाई मोदी, तो ये बताओ इस दिन के बाद किस हृदय से आप गौ माता को कटवाते हो और कटवा करके उसके मांस के व्यापार की छूट देते हो? बताओ। आपके दो हृदय हैं क्या? आपके दो व्यवहार हैं क्या? एक से गौ माता की पूजा आप करेंगे, एक से गौ माता का सम्मान आप दिखाएंगे, और दूसरे को गाय को कटवा करके बेचेगी, करेगी। लेकिन पुरावा प्रमाण हमारे साथ है। ये पत्र ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे लिखा गया है कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम एक बार मान लेते, लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी का हम एक बार मान लेते, लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी का ऐसा वाक्य ये स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन ये पत्र हमको मिला, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं। और हम और आगे गए तो अरुणाचल प्रदेश में एक विद्यार्थी स्टूडेंट यूनियन का सदस्य आगे आया। उसने कहा, शंकराचार्य जी हमारे यहाँ गाय की रक्षा करने के लिए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे तो गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरक्ष माने गाय की रक्षा करने के लिए जो पीठ बना है, उसी पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री बने हुए, उनके राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा तुरंत कंप्यूटर लाओ, तुरंत इंटरनेट पर डाटा सर्च करो। अभी इस विद्यार्थी को हम जवाब देते हैं कि झूठ बोलता है, और हमारे लड़के लेकर के कंप्यूटर आए, इंटरनेट पर खोजा, और खोजने के बाद ये डाटा मिला। भैया ये ग्राफ है, इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि विश्व में कौन कौन से देश हैं जो बीफ के एक्सपोर्ट में आगे हैं। सबसे पहले ये बड़ी लाइन दिख रही है खंबा, ये ब्राजील का है, और उसके बाद जो दूसरी लाइन है वही भारत का है। और इतना ही नहीं, जो दूसरा डाटा हम लोगों ने निकाल करके देखा, उसमें जो भारत के कत्लखाने हैं और जहां जहां से गाय के मांस का एक्सपोर्ट होता है, उसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश दिखाई दिया। ये क्या है? हम क्या सोचते हैं आपके बारे में? और जब परीक्षण होता है तो आप क्या निकलते हो? और जब परीक्षण करने के बाद आप ये निकलते हो, तो बताओ अब हम कहां जाएं? इसीलिए बंधुओं, कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया। पहले कांग्रेस के सब नेताओं ने वक्तव्य दिया है, बड़े बड़े ग्रंथों में उनके वक्तव्य छपे हुए हैं। सब ने कहा था कि आजादी हो जाए तो हम पहले पहले गाय हत्या बंद करेंगे, कलम की पहली नोक से ये हो जाएगा। हम लोगों ने उन पे भरोसा किया, उनको बहुमत दिया। उन्होंने अपना 2 जोड़ी बैल चुनाव चिन्ह रखा था, उसके बाद दूध पीता बछड़ा गाय का चुनाव चिन्ह रखा था, उस पे हमसे वोट लिया और वोट लेकर के गाय हत्या नहीं रोकी। हमारा मन उनसे टूटा कि अरे ये ठीक नहीं है, ये गाय की हत्या कर रहे हैं, हटाओ इनको। तो हमने उनको हटाने के लिए काम किया। दूसरे आ गए, उन्होंने वक्तव्य दिया, वीडियो आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा ये गुलाबी रंग, पिंक रिवॉल्यूशन, ये देख करके तुम्हारा हृदय व्यथित होता है कि नहीं होता है? मेरा तो होता है। તમારું વયું દુખાય છે કે નથી દુખાતું મને ખબર નથી, પણ મારા હૈયામાં તો બહુ હલચલ છે। એટલે हम लोगों ने सुन करके लगा कि अरे अब कोई आया गाय का भक्त, ये अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद रात को सोएगा नहीं, सोने के पहले पहला काम गाय का करेगा। लेकिन 10 साल हो गए, गाय की हत्या में बढ़ावा हो गया, गाय की हत्या ज्यादा हो गई, गाय के मांस का निर्यात ज्यादा हो गया, और गाय की बात करने वाले जो लोग थे उनको कह दिया गया शट योर माउथ। हमारे तोगड़िया जी को 8 साल से आपने मौन में देखा है। ये मौन इन्होंने नहीं स्वीकारा था,
इनको मौन के लिए कह दिया गया था कि मौन रहो, लेकिन आखिर कब तक मौन रहे? जो हृदय की बात है उसको बिना बोले चैन नहीं आता। इसलिए हमारे हृदय की बात यही है कि भाई हमारे लिए तो वही प्यारा है जो हमारी मां का है। हमारा सगा भाई भी अगर हमारी मां के विरुद्ध होगा हम उसको छोड़ देंगे, और हमसे द्वेष करने वाला मां के लिए खड़ा होगा तो हम उसका भी साथ देंगे। गौ रक्षकों को गुंडा कहा गया। छत्रपति शिवाजी गुंडे थे? छत्रपति शिवाजी जब छोटी अवस्था के थे, बाजार में जा रहे थे, कसाई गाय को खींच करके लेके जा रहा था, लोग उससे अनुरोध कर रहे थे कि छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ रहा था। शिवाजी ने कहा छोड़, उसने उल्टा डांट दिया, चलो हटो, और शिवाजी ने कमर में खोसी हुई तलवार निकाल दी और यूं किया, कसाई का सिर कट करके नीचे गिर गया। वो दिन था कि शिवाजी को लोगों ने अपने कंधे पर बैठा लिया। शिवाजी क्यों हुए? ये गौ रक्षा। हम पूछना चाहते हैं कि शिवाजी की मूर्ति के टूटने पर आप पर खड़े होकर के क्या विचार है? एक कवि ने कहा है, कौन बड़ा? तो निर्णय कर दिया कि गाय बड़ी है। लोगों ने कहा अरे गाय कैसे बड़ी हो सकती है, इष्ट देवता है। कहा मैं भी यही मानता था, इसीलिए अपने इष्ट देवता की पूजा करने के लिए पूजा की थाली लेकर के गया, और मैंने देखा कि मेरे इष्ट देवता तो गाय की पूजा कर रहे हैं। तो जब मेरे इष्ट देवता ही जिसकी पूजा कर रहे हो, वो मेरा देवता कैसे नहीं हो सकता? इसलिए गाय मेरी देवता है। तो गाय हमारी देवता है, उसकी रक्षा के लिए जो खड़ा हुआ वो हमारा धर्मवीर है, गुंडा नहीं। गलत शब्द मत बोलो। कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो गाय की रक्षा के लिए खड़े लोग हैं उनके विरुद्ध तो मत बोलो। बहुत कुछ ढोंग आ गया है, दिखावा आ गया है, और उसी का ये परिणाम है कि दिखावे में हम लोग सब मोहित हो जा रहे हैं। जादूगर अपनी जादूगरी में ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करता है, आप उसमें देखने लगते हैं। गिली 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 ऐसे करके हाथ करता है, तो आप लोग इस हाथ की ओर कर लेते दूसरे हाथ से लगे, और नीचे उसने सब कर लिया। ये जादूगरी है। तो आज के हमारे जो नेता हैं कि जादूगरी को फेल करना होगा, क्योंकि जादूगरी से जीवन नहीं चलता है। जादूगरी से पैदा किया जो आम है, भोजन है, वो आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट असली अनाज भरेगा। और असली अनाज क्या है? असल में हमारे जो धार्मिक प्रतीक हैं, हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं, वही हमारे असली अनाज है। उन प्रतीकों की जब रक्षा होगी तब हमारी रक्षा होगी। हमारी गाय ये हमारी संस्कृति रीढ़ है। अभी हमारे पास समय नहीं है, आपको आप दोबारा बुलाओ, और दोबारा बुला करके इसके कम से कम 10 गुना लोग बैठो, घंटा भाषण दे करके आपको गाय का महात्म्य समझाएंगे। है गाय का, उस गाय को आप तड़ीपार कर रहे हो। तड़ीपार, तड़ीपार शब्द समझते हो आप लोग? गुजराती में क्या कहते हैं? अच्छा, गुजराती शब्द ये तड़ीपार। तब तो गुजरात के लोग समझते हैं। तड़ीपार शब्द तो आप लोग परिचित हो ना, कई कारणों से परिचित हो। तो ये जो तड़ीपार है ना, ये दंड है, और ये दंड जब उसका अपराध सिद्ध हो जाए, और उसका अपराध इतना बड़ा अपराध हो कि देश निकाला दिए बिना काम न चले, उसको तड़ीपार का दंड दिया जाता है।
अगर आपने हमारी गायों को हमारे शहरों से, हमारे घरों से कर देने का फरमान जारी किया है तो हम उसको मानेंगे, लेकिन पहले हमारी गाय माता का दोष तो बताओ। हमारी गाय का क्या दोष है कि वो आपके शहर में नहीं रह सकती? क्या विकास केवल मनुष्य के लिए है? अगर विकास होगा तो क्या हमारी गाय माता हमारे साथ नहीं रहेगी? अगर हम कलेक्टर, कमिश्नर अपनी गांव की माता को हम अपने घर में नहीं लेके आएंगे, उसको गांव में छोड़ देंगे? जब हम शहर में रहने लगे तो ठीक है, हमारा शहर और आगे बढ़ेगा। हमारा, आप तो कहते हो, बनाते नहीं हो। आपने कहा था 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, कितने बनाए बताओ? आप जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, लेकिन हमारी माता के ऊपर आपने कानून लगा दिया कि स्मार्ट शहर में गाय नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? कुत्ता रह सकता है जिस शहर में, क्या वो गोबर नहीं करता? उसका जो मल है वो तो अपवित्र होता है, हमारी गाय का तो मल भी पवित्र होता है। इतना पवित्र होता है कि उसी से गणेश जी की मूर्ति बनती है और सबसे पहली पूजा उसी में हम करते हैं। अगर हम अपवित्र हो जाएं, अभी आपने सुना तिरुपति लड्डू के बारे में, लाखों लोगों ने तिरुपति लड्डू के बहाने अभक्ष्य पदार्थ खा लिए। लोगों के मन में ग्लानि आ गई कि अब हम क्या करें, अब तो हम अपवित्र हो गए। हमने कहा कुछ मत करिए, अभी हमारी गाय हमारे पास विद्यमान है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेंधनम। जैसे आग में ईंधन डाल दिया जाए, प्राशन कीजिए, तो पूरे देश के लोगों ने पंचगव्य का पान कर लिया, तुरंत पवित्र हो गए। इतनी पवित्र जो गाय है, उस गाय को आप कहते हो कि ये शहर में नहीं रह सकती है। अभी एक नेताजी ने बताया, आपने शायद, कि उनको लाइसेंस लेना पड़ता है कि आपको अगर गाय रखनी है तो लाइसेंस लीजिए। जैसे बंदूक हो गई हमारी गाय, रिवाल्वर हो गई कि जिसको रखना है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। गाय रिवाल्वर है, ये मारने की चीज नहीं है, ये तो जीवन देने वाली चीज है। इसको तो संभाल करके अपने पास में रखना चाहिए, किसी हालत में रखना चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने इस बात को जाना था कि गाय जहां जिसके घर में रहती है, उसके घर में भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कोई नहीं आता, कोई अलाय बलाय नहीं आती, कोई नजर नहीं लगती। काला धागा पैरों में बांध के आप लोग घूम रहे हो, तरह तरह की चीजें इंटरनेट से खरीद के अपने घर में लटका रहे हो, और जो गाय आपकी सब चीजों को हटाती थी उसको आपने घर से दूर रखा है। ये कहाँ का नियम है? इसलिए तत्काल इस नियम को समाप्त किया जाए और गाय जो भी अपने घर में गाय को सेवा करने के लिए रखना चाहे उसको छूट दी जाए। बंधुओं, गाय केवल दूध देने की मशीन नहीं है। हमारा इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने जो चाहा वो गाय से पाया। राजा पृथु की कहानी भागवत पुराण में है, वहां आप देखेंगे कि संसार में जितनी चीजें इस समय उपलब्ध हैं वो सब गाय से हमको मिली हैं। इसलिए गाय धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली है। और इतना ही नहीं, ये माना जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु जो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल की कथा है, उसमें बताया गया है कि गाय की सेवा करने से सत्यकाम नाम का जो बालक था वो बिना गुरुजी के पढ़ाए ही ब्रह्मज्ञानी हो गया था। इसका मतलब है कि गाय ज्ञान भी दे सकती है। और गम धातु से ही गो शब्द बनता है, गमेर डोह सूत्र से गम धातु जो है वो ज्ञानार्थक भी होता है। इसलिए गाय जो है वो भोग मोक्ष सब कुछ देने वाली है। राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति गाय से हुई थी, महर्षि वशिष्ठ को धन धान्य की प्राप्ति गाय से हुई थी। जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं, उनमें ये सब निरूपित है। उस गाय की रक्षा के लिए, जिस गाय माता का नहीं विकल्प,
उसकी रक्षा का संकल्प लेने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और आज आपके गुजरात आए हैं। अब गुजरात के पाले में हम गेंद डाल रहे हैं। अब गुजरात के लोगों को निर्णय करना है, क्योंकि गुजरात के हाथ में पावर है। या तो गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आगे आओ, और नहीं तो अब हिंदू शपथ ले रहा है कि उसी पार्टी और उसी प्रत्याशी को मतदान करेगा जो गाय के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करेगा। हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम आपका शपथ पत्र देखेंगे। ये शपथ पत्र लीजिए और आपको हम उदाहरण के रूप में आपकी गैनी बहन को दिखाना चाहेंगे। ये गैनी बहन जब हम गौ माता के लिए काम करते हुए गुजरात आए थे तो इनके जिले में 2-3 सभाएं हमारी हुई थी महात्माओं के यहाँ। वहाँ पर ये भी आई थी, हम इनको नहीं जानते थे, ये अपना बैठी रही होंगी कहीं पर, और हमने वहाँ पर मतदाताओं को शपथ दिलाई कि शपथ लो, जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करे उसी को वोट देना। तो वहाँ पर हजारों लोगों ने संकल्प लिया, और ये चतुर हैं, इन्होंने समझ लिया कि वोट लेने का तरीका ये सही होगा। गौ भक्त भी होंगी, लेकिन एक राजनेता के रूप में इनकी बुद्धि चली, और इनको जब टिकट दिया इनकी पार्टी ने, इनकी पार्टी तो ऐसे ही टिकट दे देती थी कि कोई जीतना तो है नहीं, गुजरात में कौन जीतेगा, तो टिकट दे दिया। और ये टिकट लेकर के आई, ऐसे ही भीड़ लगी हुई थी, मंच पे खड़ी हुई गैनी बहन, और इसने कहा हूँ उद्घोषणा करूँ छू कि जो हूँ जीती ने संसद में जईश तो સૌથી પહેલા ગાય માતાના પ્રાણ અને પ્રતિષ્ઠાની રક્ષા માટે કામ કરીશ। हमको बाद में पता चला कि इनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी नहीं था, लेकिन ये गाय माता का आशीर्वाद है, लोगों ने इनको पैसा भी दिया और इनको वोट भी दिया। और गुजरात की तरफ से आज अगर भारत की संसद में कोई बैठा है तो गायनी बहन गेनी बहन ત્યાં बैठी છે। हाँ हाँ, ये हमारे कालिदास जी महाराज हैं गौ भक्त, ये भी जुड़े हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गाय आपको सब कुछ दे सकती है, उसके शक्ति को पहचानिए। केवल दूध के लिए उसका उपयोग मत करिए, दूध देना बंद कर दे तो उसको कसाई के हाथ मत बेचिए, उसको सड़क पर छोड़ मत दीजिए। और गाय और गवै की भी पहचान करिए। गाय और गवै में भी अंतर है। गाय जो है उसके गले में कंबल रहता है, ऐसे लटकता है जब वो चलती है तो, और उसके कंधे पर ककुद होता है शिवलिंग के आकार का। ये जिसमें है वही हमारी गाय है। वेदों ने शास्त्रों ने उसी की महिमा बताई है, उसी का मूत्र और गोबर पवित्र होता है। किसी भी प्राणी का जो गाय जैसा दिखता है उसका नहीं, ये भी समझ लीजिए। इसीलिए गाय को पहचान लीजिए। जो विदेशी नस्ल है या जो संकरीकृत नस्ल है उसमें वो बात नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी उसके दूध को A1 और हमारी गाय के दूध को A2 मिल्क कहा है, और A1 मिल्क से 10 गुना ज़्यादा कीमत में A2 दूध मिलता है। ये हमारे गाय की विशेषता है। उस गाय की रक्षा के लिए ये संकल्प लिया गया है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि 16 भागवत विद्यापीठ, ये जो विद्यापीठ है, आदरणीय कृष्ण शंकर शास्त्री जी का पुण्य स्मरण हम इस अवसर पर करना चाहेंगे। हमने उनका दर्शन किया था। उनका पूरा जीवन श्रीमद् भागवत के लिए समर्पित था। ये पूरा परिसर उन्होंने इसी कार्य के लिए बनाया, और आज उस परिसर में पहली बार हमको आने का अवसर मिला। उनके पुत्र और उनके पौत्र दोनों से हमको मिलने का अवसर मिला। हमको बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि आज भी उनके पुत्र पौत्र उन्हीं की परंपरा को, विद्या परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और गौ माता के संदर्भ में जब हम लोगों को चर्चा करने के लिए बैठने की जरूरत पड़ी तो 16 भागवत विद्यापीठ का ये पवित्र प्रांगण हमको प्राप्त हुआ। बंधुओं, इस अवसर पर हमारे किशोर भाई, गार्गी बहन, हमारे कालिदास महाराज और हमारे
गोगा महाराज, राजा भाई, और इसी तरह से हमारे दूसरे जो हमारे धर्मांसदगण हैं, गौ सांसदगण हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के बड़ा परिश्रम किया और आज ये सभा यहाँ पर संपन्न हो सकी। इन सब के लिए हृदय से, जैसे बछड़ा जब आता है तो गाय के मन में प्यार आता है तो उसके थन में दूध निकल जाता है, ऐसे ही इन सब के लिए इनके किए गए कार्य का स्मरण करते हुए हमारी छाती में भी आशीर्वाद निकल रहा है, वो हम इनको प्रदान कर रहे हैं। और ये जो हमारी संत मूर्तियाँ, अगर ये यहाँ नहीं आती हैं और विराजमान न होती तो आज की सभा फीकी रह जाती। इसलिए जैसे व्यंजन में नमक या गुड़ जब तक ना पड़े तब तक उसका आनंद नहीं आता, ऐसे ही आज की यह सभा फीकी रह जाती अगर इन संत मूर्तियों ने आकर के यहाँ पर विराजमान होकर के इसको अपना सानिध्य ना प्रदान किया होता। ये नेतागण ये यहाँ पर आए और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जब सत्र हमारा विधानसभा का शुरू होगा तो हम बिल ले आएंगे। पता नहीं प्रतिपक्षी लोग बिल ला सकते हैं कि नहीं, हमको पता नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। हम यहाँ के हर विधायक से कहना चाहते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर आपकी सरकार नहीं ला रही है और आप सरकार पक्ष के विधायक हैं, धारासभ्य हैं, तो आपको प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए किसी को मनाही नहीं है। सत्ता पक्ष की सरकार अगर नहीं लाती है तो सत्ता पक्ष का जो विधायक है वो ला सकता है, और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने बार बार कहा है कि गौ रक्षा हमारा एजेंडा है। तो अगर उसका कोई विधायक ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएगा तो उसकी पार्टी वाले उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए उस विधायक को केवल हिम्मत करने की जरूरत है। ये हिम्मत यही बड़ी चीज है। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिम्मत की तो भारत की बात संसद में उठा देने के कारण गेनीबेन पूरे देश की नेता बन गई। हमारे पास 15-20 जगह से प्रस्ताव हैं, इनका नंबर नहीं है किसी के पास। लोग हमसे संपर्क करते हैं कि वो सांसद जो हैं उनका नंबर दीजिए, अपने शहर में बुला करके हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो ये पूरे देश की भावना है और इस देश की भावना के साथ एकाकार होने का समय आ गया है। इसलिए हम गुजरात की राज्य सरकार से जो बात सच है वो हमने कहा है, बुरा मत मानना। हम किसी द्वेष से नहीं बोल रहे हैं। हमारे मन में भाजपा की सरकार के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है, और जो विपक्षी हैं उनके लिए कोई प्यार की भावना नहीं है। हम तो अच्छे कार्य के पुजारी हैं। रत्न जहां होगा वहीं से उठा लेंगे, चाहे नाली में गिरा हुआ हो। तो जहां पे अच्छाई दिखेगी, और वो अच्छाई अभी प्रदर्शित होनी है गौ माता के प्रति दिखाए गए भाव से, और उस भाव को जो दिखाएगा उसको हम अपना मानेंगे और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल सवेरे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो कल दोपहर में हम चिल्ला चिल्ला करके उनकी प्रशंसा में वाक्य बोलेंगे। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम तो जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, बीप कंपनियों से चंदा लेते रहेंगे, राजनीति बढ़ाते रहेंगे, तो अभिमुक्तेश्वरानंद देश का धर्माचार्य, एक सनातनी हिंदू, कहीं से किसी दबाव में नहीं है कि वो चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो सच बोलेगा। और सच बोलने के लिए ही हमको इस जगह पे बैठाया गया है। हम आईना हैं, किसी के दुश्मन नहीं। हमारे सामने चेहरे में कालिक लगा के आओगे तो हम दिखा देंगे कि देख तेरे चेहरे में कालिक लगी है, और अगर तिलक लगा के आओगे तो वो भी हम वैसे ही दिखा देंगे कि तेरे चेहरे में देख कितना सुंदर तिलक लगा है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले।
तो आपके ऊपर है कि आप कैसा रंग लगा करके आते हो आईने के सामने। हम तो आईना हैं। और बंधुओं, अब सबको इस मामले में एक होने की जरूरत है। हमारा जो हिंदू समाज है वो टुकड़े टुकड़े में बट रहा है। कहते हैं कि जाति के नाम पे बट रहा है, जात पात खत्म करो। हम तो देखते हैं कि जात पात के कारण ज्यादा नहीं कट रहा है, पार्टी के कारण ज्यादा बट रहा है। इसलिए पार्टी खत्म करो, हम ये नारा देना चाहते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दुश्मन हो जा रहे हैं। ये इधर लड़ रहा है, वो उधर लड़ रहा है, ये पार्टी उस पार्टी से, वो पार्टी उस पार्टी से, सब लड़ रहे हैं, देश को समाज को बांट रहे हैं। इसलिए इतनी पार्टियों को आप निष्ठा मत बढ़ाइए कि देश में टुकड़े टुकड़े हो जाएं हमारे समाज के लोग। इसलिए अभी हम केरल गए थे। केरल में हमने देखा, वहाँ के लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे 60% हैं हिंदू, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनती है क्योंकि हम तो भाजपा कांग्रेस में बट जाते हैं। और वो लोग 40% हैं, लेकिन उनका इकट्ठा रहता है, इसलिए हम जीत जाते हैं। तो पार्टी के कारण टूट ज्यादा हो रही है, जात के कारण अब ज्यादा टूट नहीं हो रही है। इसलिए पार्टी वालों को इस पे विचार करने की जरूरत है कि कहीं उनकी पार्टी की निष्ठा भावना समाज को टुकड़े टुकड़े तो ना कर दे। जैसे आप कहते हो कि आप धर्मनिरपेक्ष हो, वैसे हम कहते हैं कि हम पार्टी निरपेक्ष हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं और सब पार्टी के हैं। जो अच्छा काम करेगा उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे, और जो नहीं कर पाएगा उसको आलोचना सहने के लिए तैयार रहना होगा। और वो भारत का नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार भी है, और धर्माचार्य होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है। और हम कभी भी द्वेष भावना से कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए गुजरात की वर्तमान प्रदेश सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कहना चाहते हैं कि विलंब मत करिए। कोटि आपके उनकी भावना की अनदेखी मत करिए। राजनेता का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी प्रजा जो कहे उसका वही धर्म होना चाहिए। आपके देश की बहुसंख्यक प्रजा ये कह रही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रहे हो तो गलत हो, उसको पशु कहना छोड़ करके मां कहना शुरू कर दो। इतना ही तो हम मांग रहे हैं। और जब उसको मां आप कह दोगे तो हमको संतोष हो जाएगा, और अपनी मां का रक्षण करने में, अपनी मां की सेवा करने में अभी हम सक्षम हैं। अभी हिंदू समाज इतना गया गुजरा नहीं है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, सरकार पर निर्भर नहीं होंगे। तो केवल आपको एक ही चीज करना है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाता है। एक लाइन का प्रस्ताव कर दो, स्वीकार है तो, लेकिन ये करना पड़ेगा। और ये जो आंदोलन, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला है, ये बंद नहीं होगा बंधु, ये चलता रहेगा। और गंगोत्री से जब गंगा की धारा चलती है, भले छोटी दिखाई दे, लेकिन आगे चलते हुए जाने कितनी धाराएं आकर के उसके प्रवाह को बढ़ाती चली जाती हैं। और एक समय आता है कि वो सहस्र धारा बनकर के समुद्र में जाकर के विलीन होती है। ऐसे ये गौ प्रतिष्ठा का आंदोलन, अभी तो बीज बोने के लिए हम आए हैं, अभी तो बीज बो रहे हैं। अब ये सींचा जाएगा, इसमें से अंकुर निकलेगा, बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, इसके फूल और फल आएंगे। अभी तो बीज बोया जा रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि एक रैली हो गई, एक सभा हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये लड़ाई है, और आगे जितनी जरूरत पड़े उतनी लड़ाई है। लेकिन जब तक हमारी मां को मां नहीं कहोगे, हम चुप नहीं बैठने वाले। बंधुओं, હવે તો સૂર્યાસ્ત થવા આવ્યો। સૂર્યાસ્ત થાય છે ત્યારે મારે પણ મૌન કરી લેવું પડે છે। એટલે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જે કંઈક મારે કહેવાનું હતું એ મેં તમારી સામે રજૂ કર્યું, તમારી સામે ઉપસ્થિત કર્યું। હવે તમારે વિચાર કરવાનો છે કે આ વાતને આગળ લઈ જવી છે કે અહીંયા જ પડતી મૂકી દેવી છે। બોલો, આગળ લઈ જવી છે? हाँ, तो આગળ લઈ જવા માટે હવે તમે કમર કસી લો। આથી એ મોટી સભા 10 ગણી વધારેની સભા ફરી વખત અહીં આયોજિત થવી જોઈએ, અને તેમાં મોટા મોટા સંતોએ પણ આવવું પડશે। હવે બધાએ પોતપોતાનો મઠ મંદિર છોડવો પડશે,
અને ગૌ માતાના માટે નીકળી જવું પડશે. કોઈ પણ હવે મઠ મંદિરમાં નિરાતે રહી શકે નહીં જ્યાં સુધી ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં નહીં આવે. એટલે બધા સંતો મહાંતોએ, વિદ્વાનોએ, આગેવાનોએ અને અમારા આ ધારાસભ્ય અને નેતાઓએ અને એની સાથે મળીને આપણા સૌને નીકળી પડવાનું છે અને ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવા માટે, રાજ્ય માતા ઘોષિત કરવા માટે ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને જ્યાં સુધી કાર્ય થઈ નહીં જાય, રામ કાજ કીને વિના મોહી કહાં વિશ્રામનો સિદ્ધાંત આપણે સ્વીકારવાનો છે. આ ભાઈ ઊભા થઈ જાઓ. હું નામ નથી જાણતો પણ સોશિયલ મીડિયામાં રાણા ભગત આ સભા માટે તેઓ પગપાળા ચાલીને મોટી દૂરી તય કરીને અહીંયા સુધી આવ્યા. એમને પણ ખૂબ ખૂબ આવકાર છે, અભિનંદન છે. આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. અને ભગવાન બદ્રી વિશાલના જે આશીર્વાદ હું લઈને નીકળ્યો છું એનો મોટો ભાગ આપ સૌ માટે અહીંયા અર્પતા અહીંયા જ વાણીને વિરામ દઉં છું. ગૌ માતા કી જય હો. અત્યારે હા, એક મિનિટ. હવે બધા જેમને મારી વાત સાચી લાગી ગઈ છે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાઓ અને પોતાનો જમણો હાથ ઉપર કરી લો અને મુઠ્ઠીને વાળી લો. હવે સંકલ્પ કરવાનો આ સમય છે. આ બધાએ સંકલ્પ કરવાનો છે. ધ્યાન રે, મારા કહેવાથી નહીં. જો તમારા મનમાં આવી ગયું હોય કે ના આ સંકલ્પ તો મારે કરવો જ છે તો જ એ સંકલ્પ કરજો અને સંકલ્પ કર્યા પછી એને નિભાવજો. સંકલ્પ કરો. હું પોતપોતાનું નામ લઈ લો અને પોતપોતાના ગોત્રનું ઉચ્ચારણ કરી દો. આ ગોત્ર છે, ગો એટલે ગાય અને ત્ર એટલે ત્રયિંગ રક્ષણ. ગોત્ર જેનું હોય છે એ ગાયના રક્ષણના કારણે જ હોય છે. એટલે તમે તમારા બધાના ગોત્ર છે અને તમે બધા પરંપરાથી ગૌ રક્ષકો છો. એટલે આજે પણ એ જ સંકલ્પને જે તમારા પૂર્વજે લીધેલું હતું એને લઈએ છે. હું પોતાનું નામ આજે શંકરાચાર્ય મહારાજની પ્રેરણાથી ગૌ પ્રતિષ્ઠા આંદોલનના પ્રણેતા ગોપાલમણીજીની ઉપસ્થિતિમાં સંકલ્પ લઉં છું જ્યાં સુધી ગૌ માતાને રાજ્ય માતા કે રાષ્ટ્ર માતા તરીકે માન્યતા નહીં આપી દેવાય ત્યાં સુધી જે પણ ચૂંટણી આવશે એમાં મતદાન અવશ્ય કરીશું અને એ જ પાર્ટી અને એ જ પ્રત્યાશીને અમારો મત આપીશું જે ગૌ માતાના પ્રાણ અને ગૌ માતાની પ્રતિષ્ઠાની રક્ષા માટે શપથ સાથે ઉદ્ઘોષણા જાહેર કરશે. ગૌ માતા આ સંકલ્પની રક્ષા માટે મારી સહાય કરે અને મારા ઉપર અને મારા પરિવાર ઉપર આશીર્વાદની વર્ષા કરે. જય ગૌ માતા. પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાઓ, કાર્યક્રમ બાકી છે.